गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कई सारे अंग होते हैं, जिसमें हमने वृषण कोश, वृषण तथा वृषण जालक के विषय में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है आदि वृषण या एपिडिडाइमिस, यानी कि जो मानव जनन तंत्र का अगला ही अंग है उसका नाम है आदिवृषण या एपिडिडाइमिस। अगर हम बात करें तो जो हमारा रीटी टेस्टिस होता है, जिसको हम वृषण जालक कहते हैं, वो वास इफरेंस के माध्यम से एपिडिडाइमिस में आकर खुलता है। तो देखते हैं। आदिवृषण एक पतली लंबी लगभग 6 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है कि 6 मीटर लगभग अतिकुंडलित नलिका है। और इस नलिका के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो हिस्सा होता है, यानी कि जो बात करें अगर हम किसकी तरफ, रीटी टेस्टिस की तरफ, यानी कि जो हमारा वृषण जालक है उस तरफ जो भाग होता है उसको, वो चौड़ा भाग होता है, उसको हम कापुट एपिडिडाइमिस कहते हैं। जो मध्य का सकरा भाग होता है उसको हम बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। और पिछला भाग, यानी कि उसके जो बॉडी का अगला भाग जो होता है उसको हम काउडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो ये जो एपिडिडाइमिस है इसके 3 हिस्से होते हैं। आदिवृषण में शुक्राणु यानी जो स्पर्म होते हैं उनका क्या होता है, परिपक्वन यानी मैचुरेशन होता है, तथा निषेचन के लिए यहीं पर जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं यानी सक्रिय होते हैं, तथा इस भाग में शुक्राणु 1 माह तक संचित रह सकते हैं। ठीक। अगला हिस्सा है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, जिसे वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। तो आदिवृषण के पिछले भाग में एक कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ये जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राशय से मिलकर, जिसको सेमिनल वेसिकल्स यानी कि ग्लैंड्स होती है, से मिलकर स्खलन वाहिनी, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, का निर्माण करती है। ठीक है। शुक्रवाहिनी स्पर्म के अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए फैलकर एम्पुला बनाती है। यानी अगर हम बात करें कि जो शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस होती है, ये एपिडाइडमिस के आगे की का पार्ट होता है जो कुंडलित नली होती है, और इसी नली को हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस जो है शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड्स होती है, से मिलकर क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन वाहिनी, यानी कि ये स्पर्म को ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। और इसी भाग में एक छोटा सा अस्थाई हिस्सा होता है, थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, जो कुछ समय के लिए स्पर्म को कलेक्ट करता है। ठीक है। अगला जो पार्ट है जिसको हम स्खलन वाहिनी या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका है जो यूरिथ्रा में खुलती है। यानी कि इसी इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है कि इस भाग में जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से यूरिन का जो मार्ग होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, और जो हमारा वास डिफरेंस है वो दोनों आकर के यहाँ पे ओपन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है। अगला है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका, जिसको यूरिनोजेनाइटल ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है, बनाती है। इसमें से होकर यूरिन स्पर्म बाहर निकलते हैं। यानी कि जो ह्यूमन में यूरिन और जो स्पर्म को ले जाने का मार्ग होता है वो एक ही होता है, जिसको हम यूरेथ्रा कह सकते हैं, या उसको सामूहिक रूप से हम यूरिन जेनाइटल ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है। अगला जो हिस्सा होता है सिस्न या पेनिस, ये पुरुषों में पाया जाने वाला इरेक्टाइल काफलेटरी आर्गन्स होता है, और ये वीर सेचन यानी कि इसेमिनेशन को सुगम बनाता है। ठीक है। इसके माध्यम से जो वीर यानी होता है, सीमेन जो होता है, उसका सेचन किया जाता है। यानी कि जो फीमेल्स का जो वेजाइना होता है उसमें स्पर्म को डोनेट किया जाता है। ठीक। इस पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस एंड ग्लांस ऑफ पेनिस। ठीक। अगला होता है सहायक ग्रंथियाँ, यानी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करती हैं। जैसे कि पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड्स या प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। ये एक जोड़ी होती हैं। ये वीर
यानी सीमेन का स्राव करती हैं, ठीक है, जो हल्का अम्लीय होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल सीमेन का लगभग, अगर हम बात करें टोटल सीमेंट का लगभग 20 से 30% हिस्सा ये बनाता है। और इसमें जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सिट्रेट, फास्फेटेज आदि का निर्माण होता है और ये जो पदार्थ होते हैं वो स्पर्म को सक्रिय करते हैं। अगला होता है, हाँ इसमें एक खास बात ये, अगर हम बात करें कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, जब 40-50 की उम्र आती है तो उसके बाद जो पुरुष होते हैं उनमें ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे उनके मूत्र मार्ग यानी जो यूरेथ्रा होता है उस पर दबाव पड़ता है, जिससे मूत्र त्याग करने में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला है काउपर्स ग्रंथियाँ। ये प्रोस्टेट के ठीक पीछे होती हैं और ये भी एक तरल पदार्थ का स्राव करते हैं जो कि क्षारीय होता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है, ठीक है। अगला है शुक्राशय, यानी कि जिसको हम सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं। ये भी एक क्षारीय द्रव का स्राव करती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन्स आदि पदार्थ होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में अगर फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कहीं होता है तो वो शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा किया जाता है, बाकी हमारे बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये जो फ्रक्टोज होता है वो हमारे स्पर्म को अगर कहें तो मोटिलिटी प्रदान करता है, उसको एक्टिव करता है, उसके लिए ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है।